हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनफ्यूज एकेडमी में। और आज हम क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है हमारा माइक्रो एंड द सेकेंड वन इज ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है कि छोटा, और छोटा भी बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा कि आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। और ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि भाई जो जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर जीवन है। तो हम खुद एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, और बहुत सारे जो जानवर हैं वो भी ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर जान है, जो सांस लेते हैं, और भी बहुत सारी जो प्रोसेस होते हैं उनके अंदर वो करते हैं जैसे कि हम करते हैं। लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब होता है कि आप अपनी खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम इससे शुरू करते हैं। यू हैव बीन सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब आपने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, मतलब जबकि कि जब ये हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, मतलब उन चीजों को, उन ऑर्गेनिज्म को जिनको हम नहीं देख सकते, जो कि हमारे आसपास रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with ग्रेश वाइट पैचेस। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम होता है या फिर नॉर्मली डेज के अंदर भी, जब आप अपने घर में ब्रेड लाते हैं या फिर आपके फादर आपके घर में ब्रेड खाने के लिए लाते हैं, और वो ब्रेड खाने के बाद कुछ जो ब्रेड के पीसीज हैं वो बच जाते हैं और हम उसको खाते नहीं हैं। 3-4 या 4-5 5 या 6 दिन के बाद अगर हम उसको फेंके नहीं और आपने उसको वापस जाके देखें तो उसकी जो सरफेस है ब्रेड की, उसकी सरफेस पर एक ग्रेइश कलर का जो है पैचेस बनने लगते हैं। ठीक, आपने नोट किया होगा, ये बात बहुत बार देखी भी होगी। तो ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता है क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है कि जिससे हम चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक, मतलब आप उस वो जो पैचेस बने हैं ब्रेड के ऊपर ग्रेइश कलर के, उनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से जो है वो ऑब्जर्व कीजिए। यू विल सी टिनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। आप जो देखेंगे कि छोटे छोटे जो है वो ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। ठीक, डू यू नो व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम, मतलब क्या आप जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहां से आए हैं? समझ में आ रही है ना बात? मैंने आपको क्या बताया, जो ब्रेड आपने नहीं खाई 4-5 दिन पुरानी आपके घर में रखी हुई है, तो उस पर जो ग्रेइश कलर का जो पैचेस बन जाते हैं, ठीक, उनको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कीजिए और आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो हैं वो ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं? व्हाट इज दीज स्ट्रक्चर्स, और वो कहां से आए हैं? ठीक, अब ये इसमें छोटी सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। कुछ जो है वो नमी वाली मिट्टी, मिट्टी जो है ना, आप किसी भी अपने घर के पास या घर के बाहर जाकर देखें तो वहां पर कुछ गीली मिट्टी होगी। उस गीली मिट्टी को आप उठाएं और एक बीकर के अंदर रख लें और उसके अंदर कुछ पानी पिला दें। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, मतलब जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जब चले जाएंगे, ठीक, ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर from the beaker under a microscope। observe a drop of water from the beaker, मतलब कि बीकर से जो एक बूंद बाहर आ रही है उसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखें अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू सी, मतलब आपने क्या देखा, ये रिजल्ट आपको बताना है, मतलब कि लिखना है। ठीक, ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब आपको इसको करके देखना प्रैक्टिकली। सेकंड एक्टिविटी है कि टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। एक तालाब में से कुछ पानी की बूंदें लीजिए। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड
और जो ग्लास का जो शीशा की एक स्लाइड होती है, टुकड़ा, जो शीशे का एक टुकड़ा है उस पर उसको फैला दीजिए। ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप, और फिर उसको भी माइक्रोस्कोप से जो है वो आप ऑब्जर्व करिए। ठीक, अब हम पीछे वाले जो हमने पढ़ा था उस पर लॉइड कराते हैं। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? जो ब्रेड का पैचेस था उस पे ग्रेश कलर का जो पैचेस आ गए थे, फिर हमने उसको उसके बाद में मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व किया था, तो हमने देखा था कि ब्लैक कलर के राउंडेड स्ट्रक्चर हमने देखे थे। तो क्या आपने उन स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्लैक कलर के उस पर बने थे, आपने ये पाया कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं अराउंड अराउंड? मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो है वो एक ब्रेड का पीस है और इस पर जो है वो एक पैच बना है और इस पर ये छोटे छोटे काले काले ब्लैक स्पॉट है। जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक, जब आप इसको, आप ये खड़े हैं और आप इसको जब देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आप देखें कि क्या कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक, ये आपको ऑब्जर्व करना है। These observations show that water and soil are full of tiny organism, मतलब कि जो वाटर और जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो पूरी तरीके से फुल है। ठीक, अच्छा, ये जो ऑर्गेनिज्म वाली बात है कि उसके अंदर जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये बात इस एक्टिविटी की है, इन दोनों एक्टिविटी के बारे में बात चल रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये इसकी है, लेकिन ये आप इसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ब्रेड के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक, अभी जो आपने दो एक्टिविटी मैंने पढ़ाई आपको कि आपको क्या करना है, मॉइस्ट सॉइल लेना है, बीकर में डालना है, कुछ पानी ऐड करना है, फिर उस पानी की एक ड्रॉप को माइक्रोस्कोप से जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करना है। दूसरा एक्टिविटी क्या बताई कि आप पॉन्ड से यानी कि तालाब से कुछ पानी की बूंदे लीजिए और उसको शीशे के एक टुकड़े पर फैला दीजिए, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि क्या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक, these observations show that water and soil are full of tiny organisms, so not all of them fall into the category of microbes, मतलब कि इसके बावजूद भी जो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोब्स में नहीं आते। these microorganisms or microbes are so small in size that they can not be seen with the unaided eye, मतलब कि ये इतने छोटे होते हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते कि वो उन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, मतलब कि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? जो ब्रेड पर ग्रो हुआ था, ब्रेड पर जो ग्रेइश स्ट्रक्चर बना था ना, जो आपने मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, जो ग्रेइश स्ट्रक्चर बना उस पर ब्लैक ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर बना, तो वो क्या है? वो एक्चुअल में क्या है? वो फंगस है, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। ठीक, सॉरी, मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देख सकते हैं लेकिन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। जो ब्रेड पर हमारे ग्रेइश कलर के पैचेस आए थे उनको तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप इज द एडवांस वर्जन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब कि माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप उन छोटी चीजों को भी देख सकते हैं जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, तो उनको हम किससे देख सकते हैं? उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब, इसलिए उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं और माइक्रोब कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड करा गया है, मतलब कि 4 भागों में उनको बांटा गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाइड किया गया है, जो बांटा गया है, वो 4 बड़े ग्रुप में बांटा गया है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और एल्गाई। ये क्वेश्चन आप बनता है याद कर लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में होती है। नंबर फर्स्ट इज बैक्टीरिया, नंबर सेकंड इज फंगाई, नंबर थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड द लास्ट वन इज एल्गे। सम ऑफ दीज
कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। ये वाला फिगर जो है वो बुक के नेक्स्ट वाले पेज पर है, जो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ठीक, वायरसेस, वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए वायरसेस जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक है, मतलब वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो इन ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको जो है वो इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। किसको? वायरस को। दे however reproduce only inside the cells of the host organism। दे however मतलब कि ये क्या होता है, ये जो रिप्रोड्यूस होता है, मतलब इसका जो ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, वो सिर्फ सेल के अंदर बढ़ाता है किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि आप ये समझ लें कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, उसके सेल के अंदर ये अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, मतलब कि अपनी नंबर्स को बढ़ाता है। आप ये इस तरीके से समझ लीजिए कि जस्ट लाइक कोरोना वायरस, कोरोना भी एक तरीके का वायरस है, या वायरस था, अब तो खत्म हो गया है, लेकिन वो क्या था, वो ह्यूमन के अंदर आ रहा था, और ह्यूमन के अंदर आने के बाद अपनी संख्या को बढ़ा रहा था, जिससे कि लोगों की मौतें हो रही थी और लोग बीमार हो रहे थे। तो बात समझ में आ गई। वायरसेस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी ग्रोथ तो करता है, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म की सेल में आने के बाद, यानी कि इसको एक ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है अपने आप को बढ़ाने के लिए। अगर इसको कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक, इसीलिए वायरसेस से बचना जरूरी होता है। इसीलिए हम कोरोना के टाइम पर इतनी प्रिकॉशंस ले रहे थे कि मास्क भी लगा रहे थे और हैंड ग्लव्स भी पहन रहे थे। क्यों? क्योंकि उस जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस है, कौन सा कोरोना वायरस है, उसको हम अपने अंदर आने से रोक रहे थे। ठीक है, वो ये सोच रहा था कि मैं मेहमान नवाजी करने इनके पास जा रहा हूं और मेहमान नवाजी के बदले इनको मौत दे दे रहा हूं और इनको बीमार कर दे रहा हूं। तो वो मेहमान नवाजी करने आ तो रहा था, लेकिन अपनी संख्या बढ़ा रहा था। वो ऐसा मेहमान था जो आ तो सिंगल रहा था, लेकिन वो अंदर आने के बाद किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो बढ़ जा रहा था। यानी कि वो एक आया तो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, जब तक कि आदमी निपट गया। ठीक, विच में बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। मतलब जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो आएगा वायरसेस, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। भाई देखते होंगे आप, प्लांट भी खराब होते हैं, प्लांट के अंदर भी वायरस लग जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ जो वायरसेस की पिक्चर्स हैं, ये इस बुक के अंदर इतनी क्लियर पिक्चर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि एनिमेशन के थ्रू इन वायरसेस की पिक्चर को दिखा सकूं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर काउज्ड बाय वायरसेस। मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन बीमारी है, जैसे कि आपको अगर सर्दी हो गई, ठीक, फ्लू हो गया या फिर खांसी हो गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से होता है। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक, अगर आपको सर्दी हुई है, खांसी हुई है या जुकाम हुआ है, तो ये आपको वायरस की वजह से हुआ है। आपके अंदर एक वायरस मेहमान बनकर आया और उसने आपको ये सब चीजें तोहफे में दे दी, गिफ्ट कर दिया। उसने बोला भाई मैं तुम्हारे घर मेहमान आया हूँ। जिस तरीके से आपके घर अगर कोई गेस्ट आता है तो वो मिठाई का डिब्बा लाता है ना, या फिर कुछ और गिफ्ट लाता है, इसी तरीके से ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर आया और इसने आपको बीमारी दे दी। सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काउज्ड बाय वायरसेस। कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, तो ये भी वायरस की वजह से होती है। डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर काउज्ड बाय प्रोटोजुआ। मतलब ये जो डायसेंट्री और मलेरिया डिसीज है, डायसेंट्री का मतलब भी आपने सुना होगा, लूज मोशन हो जाते हैं, और मलेरिया भी आपने सुना होगा। तो ये किसकी वजह से होते हैं? ये प्रोटोजुआ की वजह से होते हैं। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरोक्लोसिस, जो टाइफाइड हो जाता है, और जो ट्यूबरोक्लोसिस यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं, आर बैक्टीरियल डिसीज। ये वाली जो डिसीजेज हैं ये बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बीमारी किससे है, मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। तो ये आपको याद करने की जरूरत है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा या मैचिंग में आ जाएगा आपको, या फिलअप में आ जाएगा कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, या प्रोटोजुआ डिसीज है, या वायरसेस डिसीज है। ठीक, या फिर आ जाएगा टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है या फिर एक वायरस डिसीज है। ठीक, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। एक चार्ट बना लीजिए, एक तरीके से एक लिस्ट बना लीजिए। जैसे आपने लिखा डायसेंट्री,
और मलेरिया तो आपने उसके आगे लिख दिया प्रोटोजोआ। फिर आपने लिखा टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, इसके आगे लिख दिया आपने बैक्टीरिया। फिर आपने लिखा कोल्ड और इन्फ्लुएंजा और कफ, इसके आगे लिख दिया आपने वायरस। ठीक, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7 एंड क्लास 8। मतलब कि आप इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा और कुछ आप क्लास 8 में पढ़ेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस वगैरह आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और ये वाला जो इसका अगला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को देखना ना भूलें।